अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 1.1। तो देखें 1.1 के अंदर सिंपल उसने ये कहा हुआ है कि जो कॉलब है ना, कॉलब उनका मर्तबा फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों को ना कॉलब का पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कॉलब जो है ना, कॉलब वो कहते किसे हैं। इंग्लिश के अंदर कॉलब को मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये होता क्या है, कॉलब है क्या है, बड़े सिंपल वर्ड में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले कॉलम के अंदर एक चीज़ होती है और उसे कहते हैं रियल नंबर्स। जितने भी मैथ के वर्ड्स हैं ना, जितने भी मैथ के वर्ड्स हैं 1 2 3 और जितने भी, इन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक होगा। उसके बाद आपको रो का पता होना चाहिए, और रो आपको पता है कतार को कहते हैं। यानी जब भी आप लफ्ज़ों को इस तरह से लिखते हैं तो ये आपने एक कतार में लिखा है। ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए जी कॉलम। कॉलम किसे कहते हैं, ये वर्टिकल शक्ल, यानी कि अगर इन्हीं नंबरों को अगर आप इस तरह से लिखते हो, इस शक्ल में, वर्टिकल शक्ल में, तो एक कॉलम बन जाता है। और अगर हॉरिजेंटल लिखते हो तो ये एक रो बन जाती है। ठीक है। तो अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं कि मैट्रिक्स किस तरह से बनता है। मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स को हम लोग उठाते हैं और रो और कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल, और साथ दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 4 5, 3 4 5, और साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया जिसके अंदर देखें रोज़ भी हैं, ये 2 रो हैं, और ये 1 2 3 और 3 कॉलम है। इसको मैं एक मैट्रिक्स का नाम दे दूंगा, यानी कि इसको मैं एक कॉलम का नाम दे दूंगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअली कॉलम में होता क्या है। रियल नंबर होते हैं, उनको हम लोग कतारों और कॉलमों की शक्ल में लिखते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। इनको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, या फिर इनको कॉलम कहते हैं। अब एक बात, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर उसने हम लोगों को ये कहा हुआ है कि मर्तबा फाइंड करें, कि कोई भी कॉलम है उसका आपने ना मर्तबा फाइंड करना है। तो मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि मर्तबा हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी वो आपको ये कह देना कि मर्तबा फाइंड करें, जिसको इंग्लिश के अंदर हम लोग ऑर्डर कहते हैं, कि ऑर्डर फाइंड करें, तो 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपने देखना है नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ का मतलब कतारों की तादाद कितनी है। ठीक है। दूसरा काम आपने देखना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और आपने ये देखना है कि कॉलमों की तादाद कितनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि रो की तादाद कितनी है, कितनी कतारें थी उसमें, और कितने कॉलम थे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल ऑर्डर कह देंगे। यानी 2 काम, ऑर्डर फाइंड करने से पहले कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद, बस। ठीक है। अब मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने फ़र्ज़ किया था, तो अगर मैं इसी का ही ऑर्डर फाइंड करूँ तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिखूँगा ऑर्डर ऑफ, जो मैट्रिक्स का नाम होगा, ए होगा ए लिखेंगे, बी होगा बी होगा। ऑर्डर ऑफ किसका ऑर्डर फाइंड करना है, ए का, तो मैं लिखूँगा ऑर्डर ऑफ ए। तो पहला काम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला काम में क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ रोज़, यानी कतारों की तादाद। कतारें कितनी है, 1 2 कतारें, आप यहाँ पे 2 लिख लें। उसके बाद ये बाय लगाएं। ठीक है। फिर दूसरा काम हमने क्या करना होता है, कॉलमों की तादाद 1 2 और 3। तो कितने कॉलम होंगे यहाँ पे, 3। तो ये एक ऑर्डर आ गया, बस यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इसी तरह आपकी एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो कि बहुत सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ किस तरह से करने हैं। देखें पहला क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा हुआ है इसका ऑर्डर फाइंड करें। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऑर्डर किस तरह से फाइंड करना, आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे एक ऑर्डर, और उसके बाद आप लिखेंगे कतारें कितनी है, 2 कतारें हैं और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 बाय 2। ठीक है। और इसी तरह इसका भी 2 बाय 2, इसका आ जाएगा। कतार तो एक ही है, ठीक है, लेकिन कॉलम 1 2 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही कतार है जबकि कॉलम 2 है, 1 2। तो सबसे पहले कतार, कतार कितनी है 1, और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/2। सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कतारें कितनी हैं, 1 2 3, 3 कतारें हैं, कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, 3/1। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 2 3 कतारें हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/3। अब यहाँ पे एक ही कॉलम है, एक ही कतार है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/1। तो किस तरह लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे और साथ क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे और फिर 1 लिख देंगे। ठीक है जी, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह इसका ऑर्डर फाइंड करना है, बहुत आसान है। किस तरह करेंगे जी, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, कितनी कतारें हैं,
3 कतारें हैं, 3 लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, कॉलम कितने हैं वो भी 3, 3/3 हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें कतारें कितनी हैं, 1 2 कतारें, कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, तो 2/3, 2/3 आ गया। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का सिर्फ ऑर्डर फाइंड करना था, वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, जब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन में उसने हम लोगों को कहा है कि कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का यहाँ पे लिखा होगा कि इक्वल कौन कौन से। ठीक है, तो वो कॉलम इक्वल होंगे ज़ाहिर है जिनमें नंबर सेम होंगे। ठीक है, वो इक्वल होंगे, जिनके नंबर सेम नहीं होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। लेकिन इसमें अगर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कॉलम हैं, कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जो सॉल्व है, जैसे ये सॉल्व है, ये सॉल्व है, ये सॉल्व, कुछ ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं है, जैसा कि ये सॉल्व नहीं है, ये सॉल्व नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सॉल्व है और कौन सॉल्व नहीं है? उनकी अलामतों से। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, कॉलम के अंदर कोई अलामत नज़र आ जाती है, जैसा कि ये देखें अलामत नज़र आ रही है, ये अलामतें नज़र आ रही हैं, अलामतें नज़र आ रही हैं, अलामतें नज़र आ रही हैं प्लस माइनस की, तो फिर ये अनसॉल्व है, ये सॉल्व नहीं है। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो कॉलम है, ये अनसॉल्व है। तो इनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन से इक्वल है। जिस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी अलामत आपको नज़र ना आए वो सॉल्व है। जैसे इसमें कोई अलामत नज़र नहीं आ रही, सॉल्व है। 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 यहाँ अलामत नज़र आ रही है, अनसॉल्व है। तो हम पहले तरतीब से लिखेंगे और बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन से सॉल्व हैं और कौन से अनसॉल्व हैं, और फिर बाद में देख लेंगे जी इक्वल कौन कौन से। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से इक्वल है और कौन कौन से इक्वल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं तरतीब से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको भी आसानी रहे। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला मैट्रिक्स ए है जो कि बराबर किसके है, 3 के, सॉल्व है। उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लूँगा जी ए, और बराबर यहाँ पे लिख लूँगा 3। ठीक है जी। दूसरा मैट्रिक्स बी है और वो भी आपके सामने सॉल्व है, वो भी सॉल्व है, उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। सी है, अब सी जो है वो सॉल्व नहीं है, 5 - 2 लिखा हुआ है, सॉल्व नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे सी 5 - 2 कितना हो गया, 3। तो समझें ये अब सॉल्व हो गया, पहले ये अनसॉल्व था हमारा, ये असल है, ये असल नहीं है। ठीक है, ओके, हमने इसको कंपेयर करना है अब आगे। उसके बाद अगर हम डी की बात करें तो डी की वैल्यू यहाँ पे 5 और 3 दी हुई है, तो ये भी सॉल्व है, कोई अलामत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें ई की, तो ई की यहाँ पे उसने 4 6 और 0 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉल्व है क्योंकि इसके अंदर कोई भी अलामत आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इसी तरह एफ़ आ गया, एफ़ में भी आप देख सकते हैं 2 और 6 लिखा हुआ है, तो ये भी सॉल्व है, अनसॉल्व नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी की, तो जी के अंदर लिखा हुआ है 3 - 1 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 3 + 3। सो जी वैसे ही आ गया, ये अनसॉल्व था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे 3 - 1 कितना हो गया 2, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो ये जी जो है ना वो सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जी के बाद एच की, तो एच भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एच के अंदर भी उसने लिखा हुआ है, एच बराबर लिखा हुआ है 4 6 0 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी सॉल्व है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आई की बात करें, आई अनसॉल्व है, लिखा हुआ है 3 और इधर लिखा हुआ है 3 + 2। सो आई किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 वैसे आ गया और 3 + 2 कितना हो गया 5। ये सॉल्व नहीं था, इसको सबसे पहले हमने सॉल्व किया, ये अनसॉल्व था, इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी अपने जे की, तो जे में भी आप देख सकते हो ये अनसॉल्व है, लिखा हुआ है 2 + 2, फिर लिखा हुआ है 2 - 2, फिर लिखा हुआ है 2 + 4, फिर लिखा हुआ है 2 + 0। सो ये हम लोगों ने लिख लिया। और उसके बाद अगर हम बात करें जे की, ये अनसॉल्व था, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। 2 और 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, और 2 और 0 आपको पता है 2 हो गया। यहाँ पे हम लोगों के सारे मैट्रिक्स सॉल्व हो गए। अब हम ये देखेंगे कि हम लोगों के इक्वल कौन कौन से हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ ए की वैल्यू 3 थी, अब देखेंगे और 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है और इसके अलावा और कोई 3 नहीं है, तो इसका मतलब है ए और सी ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी, ए जो है वो बराबर है सी के। ठीक है, अब दोबारा फिर हम आ जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको बी नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये b है, तो b किसके बराबर है 3 और 5 के। तो फिर देखेंगे 3 5 और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी देखें 3 और 5 यहाँ पे आ रहा है, b में भी 3 5 आ रहा है, d में भी आ रहा है और i में भी आ रहा है। इसका मतलब है b d और i ये सारे सेम है, यहाँ लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, जो कि मैं आपको बताया कि b बराबर है d के और d बराबर है i के, ये तीनों सेम थे। उसके बाद अगर हम बात करें जी ई के, ई में लिखा हुआ है 4602 और इसके अलावा देखेंगे 4602 कहाँ लिखा हुआ है, एच में भी आप देख सकते हैं, ई के बाद एच में भी 460 है और जे में भी। इसका मतलब है ई एच और जे ये सेम है, यानी कि ई बराबर है एच के और ये दोनों बराबर हैं जे के। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल थे और कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल नहीं थे। यही उसने पूछा हुआ है कि सबको सॉल्व करके बता दे इक्वल कौन कौन से थे, तो मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब बोर्ड के लिए भी और फेडरल बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट में जो है ना स्किप ना कीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को उसने सिर्फ ये कहा हुआ है कि ए बी सी और डी की वैल्यूज़ जो है ना वो आपने फाइंड करनी है सिंपल, और उसके बाद उनका आंसर जो है ना वो आपने लिख देना है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ उसमें करना क्या। सबसे जो पहले क्वेश्चन नंबर ये 3 है, तो मैं बात करूँ उसने लिखा हुआ है a प्लस सी, ठीक है। उसके बाद फिर उसने लिखा हुआ है a प्लस 2b, फिर इसने लिखा हुआ है c माइनस 1, फिर लिखा हुआ है जी 4d माइनस 6। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसने, और उसने कहा हुआ है कि ये बराबर है जी 0 माइनस 7 3 और 2d के। तो आपने समझ जाना है कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, दो कॉलम बराबर है, इसका मतलब है इसकी पहली ये वाली चीज़ ये बराबर है इसकी पहले वाली चीज़ के। हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी जो है ना ये बराबर है किसके 0 के। इसका जो ये दूसरा नंबर है ये वाला ये बराबर है इसके दूसरे नंबर के, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2b बराबर है किसके -7 के, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें ये थर्ड नंबर है c माइनस 1 और ये c माइनस 1 बराबर है किसके जी 3 के। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नंबर जो कि 4d माइनस 6 है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4d माइनस 6 और ये बराबर है किसके जी 2d के। यहाँ पे हम लोगों ने जी लिख लिया। इसको आप फ़र्ज़ कर लें इक्वेशन नंबर 1, इसको फ़र्ज़ कर लें इक्वेशन नंबर 2, इसको फ़र्ज़ कर लें इक्वेशन नंबर 3 और इसको फ़र्ज़ कर लें इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। इनको इक्वेशन सबसे पहले आपने इस रकम को ये जो c वाली है इसको आपने हल करना है। आपने लिखना है c माइनस 1 बराबर है 3 के। ओके जी, c इधर ही रहा, दूसरी तरफ 3 पड़ा हुआ था, ये -1 उधर जाके क्या हो गया +1, c इधर ही रहा, 3 और 1 कितना हो गया जी 4। तो ये हम लोगों के पास c की रकम आ गई, ठीक है जी। सबसे पहले आपने इसको हल करना है इक्वेशन 3 को, उसके बाद अब c की वैल्यू आ गई और यहाँ अब इक्वेशन 1 को हल करेंगे, क्योंकि c की वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 क्या थी जी a प्लस सी इक्वल टू 0 था, ठीक है। a तो वैसे ही आ गया, प्लस c की कीमत क्या थी ऊपर फाइंड की है उसके नीचे लिखें 4 इक्वल टू 0, a वैसे ही रहा, ये +4 था दूसरी तरफ जाके जी -4 हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों का a का आंसर भी आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने जब इसको इक्वेशन 3 को और 1 को सॉल्व कर लेना है, अब आपने 2 को सॉल्व करना है, ये वाला a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ये इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करना है। अब a के नीचे a की कीमत लिखेंगे, a की वैल्यू -4 थी, a के बिल्कुल नीचे लिखेंगे -4 प्लस 2b वैसे ही आ जाएगा और दूसरी तरफ -7 है। अब ये 2b इधर ही रहेगा, दूसरी तरफ क्या था -7 था ना, ये -4 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी +4 हो जाएगा। अब 2b लिखा और प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 7 में से 4 निकाल दिया 3। अब हमें सिर्फ b चाहिए, तो b के साथ ये जो 2 है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2b के साथ, तो जब दूसरी तरफ ये 2 जाएगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, b इधर ही रहा, दूसरी तरफ -3 था तो 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का b का आंसर भी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लास्ट देखें तो वो 4d ये वाली इक्वेशन जो है 4d माइनस 6 बराबर होता है जी 2d के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे डी को एक साइड पे कर लेंगे और बाकियों को एक साइड पे। ये 4d था, ये 2d इस तरफ आके -2d हो जाएगा और ये -6 था दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, इस रकम को उठा के इधर लाए,
इस रकम को उठा के उधर लेके चले गए। ये 2D इधर आके माइनस हो गया, ये -6 दूसरी तरफ जाके +6 हो गया। अब 4D में से 2D निकाल दो तो रह गया 2D, दूसरी तरफ रह गया जी 6 रह गया। अब D इधर ही रहा, दूसरी तरफ था जी 6। अब इसी तरह ये 2 जो है ये D से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दो जो है ये 2 जो है इसको उठा के दूसरी तरफ फेंकेंगे तो इधर आके 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो 2 3 6, तो आंसर कितना रह गया 3। ये हमारे पास डी का आंसर आ गया। तो हमने ए का भी फाइंड कर लिया, सी का भी फाइंड कर लिया, बी का भी और डी का भी। तो इसके साथ ही हम लोगों की ये जो एक्सरसाइज है अल्हम्दुलिल्लाह फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया। तो जो है ना, आप लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, तो जाके आप वो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।